हेलो एवरीवन, कक्षा 8वीं वाले ध्यान दीजिएगा। पिछली वीडियो में हमने बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था, रेगुलेटिंग एक्ट और क्विट इंडिया एक्ट के बारे में बताया था, जिसमें बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था किसने लाया था? रॉबर्ट क्लाइव ने। उसके बाद उसके 200 आए। बंगाल में दोहरी शासन व्यवस्था में जगह जगह बंगाल में विद्रोह होने लगे थे, उसको दूर करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट आया था। ठीक है, फिर रेगुलेटिंग एक्ट कौन लाया था? वॉरेन हेस्टिंग्स लाए थे। फिर रेगुलेटिंग एक्ट में भी कुछ दोष थे, उसको दूर करने के लिए क्विट इंडिया एक्ट, जिसे विलियम जोन्स लाए थे, वो कब आया था? 1784 में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे किस प्रकार अंग्रेजों ने भारत में अपना व्यवसाय स्थापित करने के लिए स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। आज अपन को पढ़ना है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या है और यह क्या कार्य, अंग्रेजों ने इसे क्या कार्य, किस कार्य के लिए अपनाया था। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था मतलब इसका तात्पर्य यह है, पहले क्या हुआ था? अंग्रेजों का एक गवर्नर बना, कौन? लॉर्ड कॉर्नवालिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था भारत में किसने लागू की? तो किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और सन कौन सा था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 में, 1793 ईस्वी में। ठीक है, अब क्या किया था? सन 1793 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी की आय को बढ़ाने व जो भी व्यवसाय चल रहा है उनमें क्या करना चाहिए, कंपनी के व्यवसाय में स्थिरता लाने के लिए क्या किया? 3 राज्यों में यह व्यवस्था लागू की: बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ठीक है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने 1793 ईस्वी में कंपनी, ठीक है, कंपनी का व्यापार बढ़ाने और उसमें स्थिरता लाने के लिए 3 राज्यों बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। बनाएगा, पूछा जाता है कि स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। कौन से सन में लागू की? 1793 ईस्वी में। तथा किन किन राज्यों में या किन प्रांतों में यह व्यवस्था लागू की गई? तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा। कितनी लाइन मिलेंगी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने सन 1793 ईस्वी में, ठीक है, कंपनी की आय को बढ़ाने तथा उसमें स्थिरता लाने के लिए बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा में क्या की? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की। अब यह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था जो है क्या कहलाती है? इसके अंतर्गत क्या होता है? जो जिस भूमि के जो जमींदार रहता था उसे उस जमींदार को कर लिया था, भूमि का भूस्वामी मान लिया जाता था। ठीक है, मान लो एक क्षेत्र की भूमि है, तो इस भूमि में जो भी जमींदार रहते थे, मतलब बड़े बड़े जो मकान में मालिक रहते थे, उनको क्या कर लिया जाता था? किसी भी क्षेत्र की भूमि में उस क्षेत्र के जमींदारों को उनका क्या मान लिया जाता था? उस भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। मतलब जो भी उस भूमि का क्या था? मालिक बन जाता था। वह कौन? जमींदार। तो क्षेत्रों के जो भी जमींदार रहते थे उनको भूमि का क्या मान लिया जाता था? भूस्वामी मान लिया जाता था। और उन जमींदारों से क्या किया जाता था? कर्ज लिया जाता था, भूमि का टैक्स लिया जाता था। ठीक है, तो ये क्या थी? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। ये 2 प्रकार से चलती थी। एक थी रैयतवाड़ी व्यवस्था, रैयतवाड़ी व्यवस्था, और दूसरी थी मालवा। ठीक है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत क्या थी? 2 प्रकार की व्यवस्थाएं भी की गई थी। एक थी रैयतवाड़ी, है ना, और एक थी महालवाड़ी व्यवस्था।
अब देखो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था में क्या हुआ था कि जो जिस क्षेत्र के जमींदार रहते थे उनको उस क्षेत्र की या उस भूमि का क्या मान लिया जाता, उनको स्वामी मान लिया जाता था और उनसे भूमि का कर लिया जाता था। तो ये जो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था थी दो प्रकार की थी, एक थी क्या थी रैयतवाड़ी व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा लाई गई थी, एक थी महालवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या होता था, रैयतवाड़ी इसके अंतर्गत जो भी किसान खेत को जोतता था उसे उस खेत का स्वामी मान लिया जाता था। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत क्या थी, जो भी किसान खेत को जोतता था उसे उस भूमि का स्वामी मान लिया जाता था और उनसे क्या किया जाता था, कर्ज लिया जाता था। ठीक है, भूमि कर लिया जाता था। समझ में आया? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी, जो भी किसान खेत को जोतता था उससे उस भूमि का स्वामी मान लिया जाता था और उनसे उस भूमि के बदले क्या लिया जाता था, कर्ज लिया जाता था। यह जो व्यवस्था थी मुंबई और ये दो क्षेत्रों में थी, एक थी मुंबई और दूसरी थी चेन्नई। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था जो थी वो थी दो क्षेत्रों में विकसित थी, एक थी मुंबई और दूसरी थी चेन्नई। ठीक है, तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी कि जिस खेत को किसान क्या करता था, जोतता था, उससे ठीक है उस किसान को उसी भूमि का स्वामी मान लिया जाता था और उनसे क्या लिया जाता था, कर्ज लिया जाता था। ठीक है, भूमि कर लिया जाता था। अगला है महालवाड़ी। क्या है, महालवाड़ी। इसमें क्या होता था, महालवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों से कि जो किसानी के पास जो भी भूमि थी उनके अधिकार को क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था। तो किसानों से भूमि के अधिकार मतलब किसानों की जो स्वयं की भूमि थी उनको क्या कर दिया था, उनके अधिकार को समाप्त कर दिया था और वो भूमि जो थी किसके अधीन चल रही थी, अंग्रेजों के अधीन चल रही थी। सिर्फ किसानों को उन्हें खेती करने के लिए दिया जाता था और बदले में क्या दिया जाता था, उनसे कर लिया जाता था। तो ये दो व्यवस्थाएं स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था के अंतर्गत आती थी। जो इन व्यवस्थाओं को मानते थे उनको भूमि क्या किया जाता था, जोतने के लिए दिया जाता था या फसलों के उत्पादन के लिए भूमि दी जाती थी। जो इन व्यवस्थाओं का पालन नहीं करते थे उनसे क्या कर ली जाती थी, भूमि छीन ली जाती थी। तो बन जाएगा स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, या रैयतवाड़ी व्यवस्था पूछी जाए या महालवाड़ी। ठीक है, तो आप कर लेंगे। तो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था बता दी हमने, रैयतवाड़ी व्यवस्था ही बता दी। रैयतवाड़ी में जो भी किसान खेत जोतता था उसे उस भूमि का स्वामी मान लिया जाता था। ठीक है, और बदले में क्या लिया जाता था, अंग्रेजों द्वारा कर लिया जाता था। ठीक है, महालवाड़ी व्यवस्था में क्या थे, अंग्रेजों ने क्या कर दिया था, किसानों के जो भूमि पर अधिकार थे उनको क्या कर दिए थे, समाप्त कर दिए थे। क्या कहलाता है, महालवाड़ी व्यवस्था। तो ये अपन ने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था और उनके प्रकार जो भी है उनको पढ़ लिया। अब आगे आपको पढ़ना है आगे भारत में शिक्षा की व्यवस्था। भारत में अंग्रेजों ने कौन कौन सी शिक्षा की व्यवस्था की और अंग्रेजों ने भारत में आकर शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रयास किए उनके बारे में। ठीक है, तो आप पढ़ रहे हैं भारत में अंग्रेजों द्वारा शिक्षा की थी। तो आप पढ़ रहे हैं भारत में अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा के लिए क्या क्या प्रयास किए गए। ठीक है, तो भारत में क्या हुए, अंग्रेज लोग आए। प्राचीन समय में क्या होता था कि पहले गुरुकुल थे ना, आश्रम हुआ करते थे और जो भी आश्रम में क्या होते थे, पुराने जो भी ग्रंथ थे, धार्मिक ग्रंथ थे उनके बारे में और जो भी गणित होती थी उनके बारे में क्या किया जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, मदरसे बने, स्कूल बने ना, आश्रम बने, उनमें भी क्या होने लगी, भारत की शिक्षा होने लगी। जो भी भारत के व्यक्ति थे उनमें जाकर क्या करने लगे, शिक्षा ग्रहण करने लगे। अब अंग्रेज लोग आए तो अंग्रेजों ने क्या प्रयास किए, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने 1781 में 1781
81 में कलकत्ता में, कहाँ पर, कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की, जहां पर अरबी और फारसी भाषा में भी शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, तो सन 1781 में अंग्रेजों ने अरबी और फारसी, तो अच्छे से याद रखना पहला पॉइंट। क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में अंग्रेजों के द्वारा शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रयास किए गए, समझाइए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि 1781 में, ठीक है, अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की जिसमें अरबी और फारसी भाषा दोनों की शिक्षा क्या होती थी, दी जाती थी। बताएगा दूसरा, 1781 के बाद अंग्रेजों ने फिर 1784 ईस्वी, अब अंग्रेजों ने क्या किया, 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने, कौन थे, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसमें सर विलियम जोन्स, सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना, एशियाटिक तो सन 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने क्या किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया आपको। अंग्रेजों ने पहले 1781 में क्या किया था, कलकत्ता में मदरसा की स्थापना की जहां पर अरबी और फारसी भाषा में शिक्षा दी जाती थी। फिर दूसरी 1784 ईस्वी में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, इसके माध्यम से प्राचीन भारतीय इतिहास और संस्कृति के अध्ययन के लिए क्या किया, मतलब इसके द्वारा क्या होते थे, प्राचीन जो भारतीय इतिहास के बारे में की जाती थी, भारतीय इतिहास और उनकी संस्कृति के बारे में जानकारियां दी जाती थी। तीसरा 1791 ईस्वी, 1791 ईस्वी में अंग्रेजों ने वाराणसी में हिंदू विधि और दर्शन के लिए, ठीक है, जहां पर वाराणसी हिंदू विधि और दर्शन शास्त्र के लिए क्या किया, इन्होंने संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, संस्कृत विश्वविद्यालय या संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। बताएगा तो 1781 में पहले मदरसा में, ठीक है, मदरसा की स्थापना की कलकत्ता में। फिर 1884 में सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, जिसमें ऐतिहासिक और संस्कृत की जानकारी दी जाती थी। फिर 1791 में, ठीक है, अंग्रेजों ने बनारस में संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसमें संस्कृत की भी शिक्षा दी जाती थी। और अंग्रेजों ने क्या किया था, इन तीनों शिक्षाओं में अंग्रेजी को प्रमुख रूप से रखा था। उनका ये तात्पर्य था, इनका जो माध्यम था वो क्या था, इन तीनों शिक्षाओं का विस्तार करने का माध्यम क्या था कि भारत में अधिक से अधिक क्या हो, अंग्रेजी बोलने वालों की जनसंख्या, मतलब भारत में अधिक से अधिक अंग्रेजी शिक्षा दी जाए। चौथा, अब एक और था सन 1800 ईस्वी में, 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने क्या किया था, कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ठीक है। तो सन 1800 में फिर से कलकत्ता में फोर्ट विलियम को, ठीक है, कहां पर, कलकत्ता, क्या किया था, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो ये चार प्रयास आपको लिखना है। इनको कैसे लिखना है, आपको क्वेश्चन दिया है, आपको जीरो में उसको जमा के करना है आपको। हम आपको यहाँ पे समझा दे रहे हैं और जैसे समझा रहे हैं आप वैसा ही लिखेंगे। तो भारत में अंग्रेजों के द्वारा
शिक्षा के लिए जो प्रयास किए गए उनमें सबसे पहला प्रयास था 1781 में अंग्रेजों ने कलकत्ता में, पहला पॉइंट डालेंगे 1781 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक मदरसा की स्थापना की जिसमें अरबी और फारसी भाषा में क्या दी जाती थी, शिक्षा दी जाती थी। दूसरा 1784 में सर विलियम जोन्स ने बंगाल में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की। ठीक है, फिर तीसरा पॉइंट देखोगे 1791 ईस्वी में बनारस में अंग्रेजों ने एक संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की जिसमें संस्कृत को भी शिक्षा में जोड़ा गया, मतलब इसके संस्कृत की शिक्षा दी जाती थी। फिर 1800 ईस्वी में अंग्रेजों ने कलकत्ता में एक और कॉलेज, कौन सा, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। इन चारों शिक्षाओं में अंग्रेजों का प्रमुख उद्देश्य क्या था, अंग्रेजी शिक्षा का क्या हो, विस्तार हो। अंग्रेजों ने अपनी जो भाषा थी, उनकी मातृभाषा अंग्रेजी, ठीक है, उसी माध्यम पर यह शिक्षा दी। और सबसे अधिक क्या किया उन्होंने, क्या किया था, भारत में अधिक से अधिक अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार किया। उनका यह मानना था कि भारत में भी क्या हो, अंग्रेजी शिक्षा का क्या हो, विस्तार हो। तो आज हमने क्या कर दिया, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था क्या थी, रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या है और महलवाड़ी व्यवस्था क्या है। उसके बाद अंग्रेजों द्वारा शिक्षा के क्या क्या प्रयास किए गए, ये सारे आपके चैप्टर में पूरे मेन पॉइंट है। ठीक है, आप इनको अच्छे से पढ़ेंगे, इनको लिखेंगे और अपने क्वेश्चन आंसर बनाएंगे। तो ये अध्याय अपना लगभग समाप्त हो गया है ना। अब जो आपको प्रश्नों में डाउट हो या कुछ क्वेश्चन पूछने हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं स्कूल आकर, और अपनी फेयर आप कंप्लीट करके रखेंगे। जिस दिन आपको स्कूल में बुलाया जाता है आप उस दिन आप फेयर लेके आ जाएंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, अपन नेक्स्ट अध्याय अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।